हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है सेकंड, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो गाइज ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे और ये बुक फर्स्ट है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहां पर हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे और नगरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसमें 3 बुकें हैं और तीनों बुकों में से 25-25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो पेपर में आने हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं यहां से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर ले, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन पर हिस्ट्री है और जो 12th क्लास में है। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले मैं बता दूं, यहां पर मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इजीली यहां से सारे नोट्स पढ़ सकते हैं, कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पेपर में एक अच्छे मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में हम सबसे पहले जानेंगे कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। पहला दिखा रखा है, यह अध्याय लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य काल की घटनाओं पर आधारित है। देखो, जो हम अध्याय अभी पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, ये कहीं ना कहीं किस पे आधारित है? मौर्य काल पर, ठीक है। यानी कि 2300 वर्ष पहले जो मौर्य काल था उनकी घटनाओं पर आधारित है पूरा चैप्टर, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस समय के प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस समय के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे। मतलब शासकों में जो नाम चलता था वो इन्हीं दोनों का चलता था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा राज्य की रक्षा, कानून और न्याय का ध्यान रखता है। जो राजा होता है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है रक्षा करना अपनी प्रजा का, कानून बनाना और न्याय करना, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मतलब जो मौर्य साम्राज्य था वो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, ठीक है। और जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। मतलब जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आपको सीधा लिखना है पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, इस काल में हुए विकास को जानने के मुख्य स्रोत अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्र हैं। मतलब कि अगर हम इस काल का विकास देखेंगे तो हमें सबसे पहले अभिलेख देखना पड़ेगा, ठीक है। अभिलेखों से पता लगेगा, ग्रंथों से पता लगेगा यहाँ का विकास, सिक्कों से पता लगेगा और किससे पता लगेगा? और पता लगेगा चित्रों से, ठीक है। तो अगर हमें इसके इतिहास की जानकारी लेनी पड़ेगी, इसके विकास की जानकारी लेनी पड़ेगी, तो हमें अभिलेख ढूंढने देखने पड़ेंगे, ग्रंथ देखने पड़ेंगे, सिक्के देखने पड़ेंगे और चित्र देखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि जो मौर्य काल है उसमें मौर्य साम्राज्य उसका विकास कैसा था। आगे, किसान अनाज जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा आदि उगाते थे। खेती में बैल और हल का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि देखो, उस समय के जो किसान थे वो बहुत सारी चीजें उगाते थे, जैसे कि धान, गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि, ठीक है। और खेती में बैल और हल का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो आपने देखा होगा जो बैलों से जुताई की जाती थी ना खेतों में, वो उसी समय से अस्तित्व में थी। कब से? जब मौर्य साम्राज्य था। किसानों को कर भी देना पड़ता था। तो जो मौर्य साम्राज्य के टाइम भी किसानों को क्या देना पड़ता था? कर, यानी टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है, प्रमुख नगर में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, मगध थे। मतलब कि अगर हम मुख्य नगरों की बात करें, प्रमुख नगर, जैसे कि अगर पूरे भारत के प्रमुख नगरों की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। तो उसी तरीके से उस समय बात की जा रही है कब की? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें मुख्य जो नगर थे वो कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र था, ये तो खुद राजधानी थी, ठीक है। तक्षशिला था, उज्जैन, मथुरा, मगध, ये क्या थे? ये मुख्य प्रमुख नगर थे। नगरों में व्यापारी, कारीगर, लोहार, सुनार, बढ़ई आदि रहा करते थे। मतलब कि जो नगर थे ये इसमें कौन रहता था? व्यापारी रहते थे,
ठीक है, कारीगर रहते थे, लोहार रहते थे, सुनार रहते थे, बढ़ई इत्यादि यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, बज्जी, अवंती आदि प्रमुख थी। मतलब कि 16 महाजनपदों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, जिसमें ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया ये मुख्य थे। गांधार तो आपका चला गया पाकिस्तान में, ठीक है, जहां पर आपको पता है जो कौरवों की माता थी वो गांधार से थी। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो मौर्य वंश जानते हैं हम, जैसे कि हम लोग मौर्य वंश, उसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। जो मौर्य साम्राज्य है, अगर हम साम्राज्य के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य से ही यहाँ पर शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब पहला साम्राज्य कौन सा था, मौर्य साम्राज्य। आगे दिखा रखा है नेक्स्ट पॉइंट, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो अशोक थे उनको जो मौर्य वंश था उनमें सबसे प्रमुख शासन कहा गया था। ठीक है, उनको सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था। ठीक है, तो यहां तक हमारे अभी महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप खुद पढ़ेंगे तो एक बार में सारे चीजें आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले मैं बता दूं 8178988103 ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है पीडीएफ से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे और भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है, आइए देखते हैं आंसर। जेम्स प्रिंसेप एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान, पुरातत्ववेत्ता और मुद्रा शास्त्री थे। मतलब कि जो जेम्स प्रिंसेप थे वो एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता थे और मुद्रा शास्त्री थे। ठीक है, वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे। वो किसमें थे, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उनकी सेवा में, मतलब कि कह सकते हैं उनमें उनकी नौकरी थी। ठीक है, आगे दूसरा, उन्होंने भारत के इतिहास, लिपि तथा सिक्कों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने बहुत चीजों में योगदान दिया। ठीक है, जैसे इतिहास, सिक्कों और लेखन में। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है इन चीजों में। आगे दिखा रखा है तीसरा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का पाठन। जेम्स प्रिंसेप की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने सन 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जैसे देखो अलग अलग लिपियां होती है, तो एक ना ब्राह्मी खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, तो इसको जो सबसे पहले पढ़ा था ना वो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ये वही लिपि थी जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा। मतलब कि जो हमारे जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने सबसे पहले सफलता क्या प्राप्त की कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की सफलता उन्होंने प्राप्त की। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा। मतलब कि ये दोनों लिपियां थी, इनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखो जो पहले के जो भारतीय प्राचीन महाजनपद है उनकी हमें विशेषताओं पर प्रकाश डालना, उनकी विशेषता बतानी है। तो गाइस ये मेरा नंबर है 8178988103। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बता रखा है आंसर, प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो जो प्राचीन भारतीय महाजनपद है उनकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है राजनीतिक संगठन और शासन व्यवस्था। पहला दिखा रखा है जो राजनीतिक संगठन था और शासन व्यवस्था कैसी थी महाजनपद की, आइए देखते हैं। महाजनपद एक सुसंगठित राजनीतिक इकाई थे। मतलब सुसंगठित का मतलब होता है उसमें अमीर गरीब, ठीक है, जाति धर्म सभी तबके के लोग आते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ राजतंत्र राजाओं द्वारा शासित थे जैसे मगध और काशी, जबकि कुछ गणतंत्र भी थे जैसे बज्जी संघ और मल्ला गणराज्यों में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक सभा या परिषद में होती थी जिसमें प्रमुखों द्वारा निर्णय लिए जाते थे। कहने का मतलब यह है कि
अब जो राजा होता है, राजा कैसा शासन करता है, मतलब कि एक के हाथ में पावर होती है। तो कहने का मतलब है कि जो महाजनपद थे उसमें कुछ जगह ऐसे थे जहां पर राजाओं द्वारा शासन होता था, और कुछ जगह ऐसे थे जहां पर गणतंत्र, जैसे जो राजाओं द्वारा शासन होता था वो था मगध और काशी। लेकिन जहां गणतंत्र के द्वारा आपका जो शासन होता था वो था बज्जी संघ और मल्ला गणराज्य। ठीक है, तो इन दो के नाम आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। नेक्स्ट दिखा रखा है स्थायी राजधानी और प्रशासनिक ढांचा। हर महाजनपद हर महाजनपद की एक स्थायी राजधानी होती थी, जैसे मगध की राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र। प्रशासनिक दृष्टि से ये राज्य सुसंगठित थे और कर, सेना, न्याय व्यवस्था आदि में सुसंगठित प्रणाली अपनाई जाती थी। मतलब कि ये जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, सुसंगठित था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रणाली थी वो बहुत अच्छी अपनाई गई थी। लाइक यहाँ पर कर भी था, सेना भी थी और न्याय व्यवस्था भी थी, मतलब कि सारी चीजें यहाँ पर हुआ करती थी शुरुआत से ही। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है तीसरा, आर्थिक और सामाजिक विकास। महाजनपदों के काल में कृषि, व्यापार और शिल्प का यानी शिल्प का काफी विकास हुआ। नगरों का विस्तार हुआ और सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। मतलब क्या हुआ कि जो नगर है उनका वो ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दौरान समाज में वर्ण व्यवस्था प्रभावी थी, लेकिन साथ ही धर्म, शिक्षा और संस्कृति का भी विकास हुआ। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी चीजें दिक्कत थी, लाइक आर्थिक भी कह सकते हैं और सामाजिक भी। लेकिन और समाज में कैसी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, किस चीज का विकास हुआ, धर्म का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ और संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, और इसी युग में दो जो धर्म है उसको ढूंढा गया। ठीक है, उनकी चर्चा शुरू हुई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, याद रखिएगा पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं इजीली। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आपको हाथ नहीं मारना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषताएं लिखिए। जो मौर्य साम्राज्य है वहां पर जो कृषि है उससे संबंधित आपको 3 विशेषता बताने हैं। आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो कृषि है उससे संबंधित 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। पहला दिखा रखा है राज्य नियंत्रण और कर व्यवस्था। ठीक है, जो कृषि से संबंधित जो विशेषता है वो बताया गया कि राज्य नियंत्रण था कृषि पर और कर व्यवस्था भी थी। मौर्य काल में कृषि पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, किसानों से भूमि उपज का लगभग 6 भाग के रूप में ले लिया जाता था। कह सकते हो कि जो वो कृषि करते थे उसको 6 भाग करके शायद 1 भाग उसमें से ले लिया जाता था। यह कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, और यही कर कहीं ना कहीं जो राज्य है, जो राज्य के पास पैसा आता था उसका मुख्य स्रोत यही था, जो कर लेते थे ना वो वही। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, सिंचाई व्यवस्था का विकास। मौर्य शासकों ने नहरों, कुओं और जलाशयों का निर्माण कराया ताकि कृषि भूमि को सिंचाई उपलब्ध हो सके। विशेष रूप से चंद्रगुप्त और अशोक के समय में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो कृषि से संबंधित उन्होंने क्या चीजें करी, एक और चीज था सिंचाई व्यवस्था का विकास। मतलब कि जहां पर कृषि होती थी ना वहां पर कुओं का, जलाशयों का, तालाब का इत्यादि की सुविधाएं बढ़ाई ताकि सिंचाई इजीली हो सके। ठीक है, फसल अच्छी उग सके। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका भूमि सर्वेक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, कृषि भूमि का सर्वेक्षण करवाया जाता था और उसकी उपज के अनुसार कर निर्धारित किया जाता था। मतलब देखो जो कृषि जहां पर लोग करते थे उसका सर्वेक्षण करवाया जाता था, और फिर उनसे ना जैसे उपज जितनी होती थी ना उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था, उसके आधार पर उनसे कर लिया जाता। लाइक कह सकते हैं कि अगर 1 लाख का जैसे फसल हुई और 1 लाख तक की बिकी तो उसमें से प्रॉफिट दिया करते थे, अगर कम होगा तो कम के हिसाब से लेते थे। ठीक है, ऐसा हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है कृषि कार्यों की देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त
नियुक्त थे जिन्हें शीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा एकदम बीच में से, जैसे ये वाला क्वेश्चन, शीताध्यक्ष किससे कहा जाता था। ठीक है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो मौर्य काल है वहां पर नगर और व्यापार के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। ठीक है, मतलब कि 322 ईसा पूर्व और 185 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस समय नगरों का विकास और व्यापारिक गतिविधियां अत्यंत उन्नत हुई। मतलब कि इसी समय क्या हुआ था, जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और नगरों का विकास भी इस समय बढ़ गया था। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है पहला नगर व्यवस्था। ठीक है, क्या दिखा रखा है, नगर व्यवस्था। यहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी। मौर्य साम्राज्य में अनेक बड़े और सुनियोजित नगर थे। यहाँ लकड़ी से निर्मित भव्य भवनों, चौड़ी सड़कों और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला इत्यादि। मतलब कि यहाँ पर ये जो नगर थे ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा उन्नत थे, बहुत ज्यादा डेवलप थे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम लिया गया है। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है व्यापार व्यवस्था। ठीक है, मौर्य काल में आंतरिक, देश के भीतर और बाहरी विदेशों से दोनों प्रकार का व्यापार होता था। रेशम, मसाले, लकड़ी आदि का व्यापार भी होता था। मतलब जो मौर्य काल है वहां पर व्यापार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मतलब कि वहां पर आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार, मतलब कि देश के भीतर आपसी जैसे राज्यों में हो रहा है। ठीक है, एक राजा दूसरे राज्य से व्यापार करता था, एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से। तो वैसे ही एक विदेश देशों में भी होता था और विदेशों में भी होता था। जैसे किस किस चीज का, रेशम का होता था, मसाले का होता था, लकड़ी का होता था और इत्यादि और भी चीजें थी। ठीक है, आगे दिखा रखा है तीसरा शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग बता रखा है, नगरों में विभिन्न प्रकार के शिल्पकार, कुशल कारीगर और व्यवसायी वर्ग रहते थे। मतलब यहाँ पर अलग अलग शिल्पकार, कुशल कारीगर और व्यवसायी वर्ग रहते थे जो व्यापार करते थे। ठीक है, वस्त्र निर्माण, धातु उद्योग तथा लकड़ी का काम मुख्य उद्योग था। मतलब यहाँ पर क्या क्या कार्य होता था, वस्त्र का निर्माण होता था। ठीक है, धातु उद्योग था यहाँ पर और लकड़ी का काम मुख्य उद्योग था। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ करती थी। बता रखा है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बच्चों आपको बहुत जरूरी है, 12th क्लास में आगे हो। ठीक है, 12th में बिना निष्कर्ष के कोई भी पेपर ना लिखें। अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस 100% है। निष्कर्ष, मौर्य काल में नगर जीवन अत्यंत संगठित था और व्यापारिक गतिविधियों विकसित अवस्था में थी। मतलब कि यहाँ पर जो जीवन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, उन्नत था। ठीक है, और साथ साथ जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो भी काफी हद तक विकसित थी। ठीक है, तो ये हमने अभी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। जो भारतीय इतिहास है उसमें राजा अशोक के क्या योगदान है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा। ठीक है, राजा अशोक मौर्य 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत के महानतम शासकों में से एक थे। जो राजा अशोक मौर्य थे वो कहीं ना कहीं एक महान शासकों में से एक थे। गाइज ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, पीडीएफ लेनी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8178988103। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित शासन का आदर्श बना दिया। मतलब कि देखो जो राजा अशोक थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि बस इसका विस्तार करा मौर्य साम्राज्य का, नहीं, उन्होंने इसको एक तरीके से नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित एक शासन का आदर्श बनाया। मतलब कहने का मतलब वहां पर नैतिक चीजें भी होती थी और धार्मिक चीजें भी। ठीक है, तो इस पे आधारित था कहीं ना कहीं आपका मौर्य साम्राज्य। तो देखिए पहला बता रखा है जो अशोक थे उनका क्या योगदान रहा, प्रशासनिक योगदान। अशोक ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। देखो जो अशोक थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना की जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। मतलब कि
डिपार्टमेंट बांटे कि ये कार्य यही करेगा, ठीक है। और ऐसे ही करके सही चीजें चलती हैं। अगर एक ही व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसमें अधिकारी अलग अलग हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बता रखा है जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता था? धर्म महामात्र, मतलब कि धर्मों के बारे में जो अधिक जानकारी रखते हैं ना, वो कहा जाता था। जनता के लिए सड़कें, विश्राम गृह, कुएं और अस्पताल बनवाए ताकि जनता का कल्याण हो सके। देखो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लाइक जनता के लिए क्या बनाया? सड़कें बनवाई, विश्राम गृह बनवाया, कुएं बनवाए और अस्पताल बनवाए ताकि जनता का कल्याण हो सके, मतलब ताकि जनता का विकास हो सके, ठीक है। आगे दिखा रखा है धार्मिक और नैतिक योगदान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक हिंसा से विमुख होकर बौद्ध धर्म अपनाया। क्या नाम है, अशोक थे, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या कर लिया? हिंसा को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए शिल्प लेख और स्तंभ लेख बनाए जिन पर उनके उपदेश अंकित हैं। मतलब देखो अशोक ने क्या करा? अशोक ने जो हिंसा वगैरह थी उसको त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, और साथ ही साथ उसने अहिंसा, सत्य, करुणा, सहिष्णुता का आदेश दिया, मतलब लोगों को भी इसके प्रति सचेत किया, बताया। और अशोक ने क्या करा कि धर्म का प्रचार किया, किसके द्वारा? शिलालेख के द्वारा, ठीक है। और कई जगह पर कुछ कुछ चीजें बनवाई, ठीक है, ताकि एक उपदेश दे सके। तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 817898, ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। तीसरा दिखा रखा है अंतरराष्ट्रीय योगदान। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और मध्य एशिया तक धर्मदूत भेजे। मतलब कि जो अशोक है उन्होंने क्या करा? अंतरराष्ट्रीय योगदान क्या रहा उनका कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार के लिए कहां भेजा? श्रीलंका भेजा, म्यांमार भेजा, नेपाल और मध्य एशिया तक धर्मदूत भेजे। मतलब कि जो धार्मिक लोग जुड़े हुए थे ना उनसे, उनको भेजा। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया, और उन्हीं के प्रयासों से कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो विश्व का धर्म बन गया, ठीक है। तो ये सारे योगदान है हमारे अशोक सम्राट के, ठीक है, सम्राट अशोक के। चौथा सांस्कृतिक योगदान। इनका सांस्कृतिक योगदान क्या था? अशोक ने अनेक स्तूप व विहार बनवाए जिनमें सांची स्तूप प्रसिद्ध है। मतलब जो सांची स्तूप है वो प्रसिद्ध है। उनके शासन में कला, स्थापत्य और शिल्प का विकास हुआ, मतलब कि उन्हीं के राज में इन चीजों का विकास हुआ। आगे दिखा रखा निष्कर्ष। राजा अशोक ने भारतीय इतिहास में नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के आदर्शों को स्थापित किया, ठीक है। उन्होंने क्या करा? जो राजा थे अशोक, उन्होंने नैतिक शासन और धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के आदर्श को स्थापित किया। वे न केवल एक महान शासक बल्कि एक धर्मराज के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं। मतलब कि धर्मराज जैसे युधिष्ठिर को जाना जाता था ना, वैसे ही अशोक सम्राट को भी जाना जाने लगा, ठीक है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य उसके प्रशासन की अब हमें विशेषता बतानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो गाइस ये जो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस जो वीडियो है उसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप पार्ट 2 का वेट करिए, बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।